1983 में हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जब वर्ल्ड कप जीती थी, उससे करीब 11 साल बाद तक यानी कि 1994 तक एक आम आदमी को यह तक नहीं पता था कि ये क्रिकेट मैच फिक्स भी हो सकता है। फिर सितंबर 1994 में 3 मैच की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आती है और यह पहली बार था जब बड़े लेवल में आम जनता को भी मैच फिक्सिंग के बारे में पता चलता है। इस सीरीज के खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी शेन वॉर्न ने कहा कि पाकिस्तान टीम के सलीम मलिक सीरीज के टाइम पे उनके होटल रूम में आए थे और कहा कि अगर पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान के अंदर ही सीरीज हार जाएगी तो हमारे घर जला दिए जाएंगे, इसलिए आप $276,000 ले लो, यानी कि 2 करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन ये वाला जो मैच है ये आप हार जाओ। यह चीज शेन वॉर्न टीम में और मार्क होग ने अपने कोच, कैप्टन और मैच रेफरी को बता दिया था उस समय, और आगे चल के शेन वॉर्न ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी इसके बारे में बात की है। Our houses will get burnt down. Our families' houses will get burnt down. $200,000 cash for you and Tim May. So we go and tell Mark Taylor, Bob Simpson. और जब ये बात बाहर आई तो जो आम जनता थी उसको काफी गुस्सा आ गया कि ये तो हमारे साथ धोखा है। और जब ये बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो पाकिस्तान के अंदर जस्टिस फखरुद्दीन और जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम ने अलग से कमीशन बनाया और कई इंसिडेंट को उठा के इंक्वायरी स्टार्ट कर दी ताकि पता चल सके कि सच में मैच फिक्सिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी। जब इस इंक्वायरी की रिपोर्ट आई तो इसमें 2 लोगों का नाम आया, एक सलीम मलिक और दूसरे तो वसीम अकरम। इस कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन के बाद सलीम मलिक के ऊपर तो लाइफ टाइम बेल लगा दिया और वसीम अकरम के खिलाफ ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि इनके खिलाफ सबूत कम पड़ गए, वरना ये भी दूध के धुले नहीं है। सलीम मलिक इस दुनिया के पहले क्रिकेटर बने जिनको क्रिकेट मैच फिक्सिंग के लिए बैन लगा के जेल भेजा गया, लेकिन 2008 में पाकिस्तान की एक लोकल कोर्ट ने इसका बैन हटा दिया था। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर इस इंसिडेंट के बाद काफी टाइम तक मैच फिक्सिंग की बात नहीं होती है, लेकिन 3 साल के बाद यानी कि 1997 में ये जो मैच फिक्सिंग का जीन है वो लोगों के सामने फिर से आगे खड़ा हो जाता है। आउटलुक मैगजीन क्रिकेट मनोज प्रभाकर का एक इंटरव्यू ले रही थी। उस इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि ऐसे कुछ साल पहले यानी कि 1994 में श्रीलंका के अंदर एक सिंगल सीरीज हो रही थी, उसमें मेरी टीममेट ने मुझे मैच हारने के लिए 25 लाख ऑफर किए थे। आगे चल के बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट IS बिंदर ने कहा कि ये जो 25 लाख है ये किसी और ने नहीं बल्कि हमारे इंडिया के माइकल जॉर्डन माने जाने वाले कपिल देव ने ऑफर किए थे। देखिए इंडिया के अंदर लोग क्रिकेट को पूछते हैं, अगर मैच हार जाए तो कई लोग तो खाना तक नहीं खाते हैं, और वहाँ पे ऐसी चीजें जब सामने आई थी तो जो आम जनता थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। इसके बाद बीसीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जिसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होनेरेबल ESM विष्णु चंद्रचूड़ देख रहे थे। कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन होती है और अक्टूबर 1997 को इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है जिसका नाम था चंद्रचूड़ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को मीडिया को हैंड ओवर कर दिया गया लेकिन ऑफिशियल पब्लिश नहीं किया गया। इस रिपोर्ट को लेके कई सारे क्वेश्चन भी उठे थे, इसमें सही से इंक्वायरी नहीं हुई है, काफी चीजें इसमें उठी थी। इस पूरी रिपोर्ट में मोटा मोटी जस्टिस YB चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि लार्ज स्केल में सट्टा खेला जा रहा है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। इसके 3 साल बाद यानी कि ईयर 2000 में साउथ अफ्रीका टीम इंडिया आती है 2 टेस्ट और 5 वनडे खेलने के लिए। पहला टेस्ट 19 फरवरी 2000 में होना था और आखिरी ODI 19 मार्च 2000 को खत्म होना था। जब ये मैच चल रहा था तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा सा किला का एक आदमी था सलीम हथेली, जो बेसिकली इंडिया के अंदर फिरौती वगैरह लेता था बड़े लोगों से। तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे सलीम हथेली ने अपोलो टायर और खन्ना ज्वेलर के जो मालिक थे उनसे फिरौती मांगी और ये दोनों जो बिजनेसमैन थे इन्होंने फिरौती देने की वजह पुलिस में जाके बता दिया। पुलिस ने एक प्लान बनाया कि जिनके कॉल आ रहे हैं, जो सलीम हथेली इनको कॉल कर रहा है, इनको कंटिन्यू रखवाते हैं ताकि पता चल सके कि इंडिया के अंदर जो इनके लिंक है वो कहाँ तक फैले हुए हैं और सलीम हथेली को भी पकड़ा जा सके। इससे ये दोनों बिजनेसमैन जैसा जैसा पुलिस कहती है वैसा करते हैं, नेगोशिएशन में भी काफी पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें सलीम हथेली यहाँ तक रेडी हो गया था कि पैसे के बजाय हमें टायर से दे दो। तो ये सारी चीजें ट्रैक हो रही थी और इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह इनके बीच में जो भी बात होती थी उसका पूरा ट्रैक रखते थे। इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह जब इस पूरे कन्वर्सेशन का ट्रैक रख रहे थे तो उनको एक काफी शॉकिंग चीज पता चलती है। ये जो नंबर था जिसमें सलीम हथेली इन बिजनेसमैन को कॉल कर रहा था, इसमें से एक नंबर BSNL फोन का नंबर था जिसको बहुत पहले कृष्ण कुमार ने भी यूज किया था। कृष्ण कुमार टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के भाई थे और गुलशन कुमार की डेट के पीछे भी अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम आया था। तो पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, इसीलिए पुलिस ने BSNL की मदद ली इंडिया के अंदर और कृष्ण कुमार जो करंट फोन यूज
यूज कर रहे थे उस फोन को भी टेप करना शुरू कर दिया। डेली बेसिस पे दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल की ड्यूटी थी कि वो रोटेशन से शिफ्ट लगाएंगे और 24 घंटे दिन रात किस स्नूकर का जो फोन है वो सुनेंगे। अब 19 फरवरी 2000 को साउथ अफ्रीका और इंडिया का पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होना था। वो सारी टीम स्टेडियम से थोड़ी दूर पे एक होटल था, ताज होटल, वहाँ पे रुकी थी। इसी में से 2 दिन पहले किशोर कुमार के दोस्त संजीव चावला लंदन से वापस आते हैं। उनके पास इंडिया का नंबर नहीं था तो उनके दोस्त किशोर कुमार ने अपना नंबर संजीव चावला को दे दिया था यूज करने के लिए, और संजीव चावला भी सेम होटल जहाँ पे टीम रुकी थी वहीं पर रुकते हैं। तो टेक्निकली 2 कांस्टेबल जिनको किशोर कुमार का फोन सुनने के लिए लगाया गया था, अब वो संजीव चावला का फोन सुन रहे थे। ये जो दोनों कांस्टेबल थे ये दिन रात ढूंढ रहे थे कि शायद इनमें से कोई अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन मिल जाए, लेकिन कई दिनों तक फोन सुनने के बाद इन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी कनेक्शन नहीं है अंडरवर्ल्ड से। ये लोग बस क्रिकेट मैच देखते रहते हैं और पूरे दिन बस यही बात करते रहते हैं कि केज पकड़ ले, केज नहीं पकड़ा, आउट किया। लेकिन इस पे भी इनके जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि शायद कोई कोडवर्ड हो, तो इस पे भी ये लोग कहते हैं कि कोई कोडवर्ड नहीं है, जो लाइव मैच हो रहा होता है उसके हिसाब से ये बात कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई कोडवर्ड भी नहीं है। इसमें बीच बीच में बस एक आदमी आता है जो अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलता है, वजह से ये सब लोग टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। तो कोई अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन भी अभी तक नहीं मिला इसमें। इस डिस्कशन के कुछ दिन बाद इसमें से एक कांस्टेबल घर में बैठ के क्रिकेट मैच देख रहा था और इसी बीच में साउथ अफ्रीका के कैप्टन हेनरी क्रॉस कमेंट्री बॉक्स में आते हैं और ऐसे नॉर्मली बात कर रहे होते हैं। कमेंटेटर से आवाज सुन के जो कांस्टेबल था उसका दिमाग एकदम से घूमता है कि ये तो वही आवाज है जो वो दिन रात बैठ के फोन टेक्निक में सुनता है। अब ये चीज जब वो आगे बताता है तो इस बात को पुलिस की टीम सीरियसली लेती है और सबसे पहला काम वो ये करती है कि दूरदर्शन से मैच की फुटेज मंगाती है और जो भी अभी तक फोन रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें से हेनरी क्रॉस का सैंपल लेके उसमें से मैच करती है जो एकदम सेम निकलता है। लेकिन इतने सबूत काफी नहीं थे, इसलिए पुलिस और शोर होना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आगे और ध्यान से फोन रिकॉर्डिंग सुनी। जो बात ये लोग फोन में कर रहे थे नेक्स्ट डे वही सारी चीजें मैच में होती थी, जैसे प्लेइंग 11 कौन होगा, टॉस कौन जीतेगा, पहले ओवर कौन फेंकेगा, ये सब नेक्स्ट डे एसएटीज होता था। जितने टाइम से पुलिस रिकॉर्डिंग कर रही थी 14 मार्च 2000 को पुलिस फोन सुन रही थी, वो इधर से आवाज आती है हेलो हाय हेनरी, और इसके साथ साथ जो बात हो रही थी उस फोन रिकॉर्डिंग में जो रूम नंबर मेंशन हुआ था होटल का वो भी हेनरी क्रॉस का था। इसके बाद पुलिस इस चीज को लेकर तो कंफर्म हो जाती है कि उधर से जब बात कर रहा था वो आदमी साउथ अफ्रीका टीम का कैप्टन हेनरी क्रॉस और इंडिया के अंदर मैच फिक्सिंग चल रही है। तो एक्चुअली में अपोलो टायर और खन्ना ज्वेलर का एक्सट्रैक्शन के केस की इंक्वायरी करते करते पुलिस के हाथों में गलती से संजीव चावला और हेनरी क्रॉस लग गए और इंडिया का पहला बड़ा मैच फिक्सिंग का केस एक कॉन्सिडेंस से पकड़ा गया। अब देखिए पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि उनके पास सारे सबूत आ तो गए थे, जिसमें संजीव चावला, हेनरी क्रॉस, हर्षल, गिब्स, निकी, पीटर, ट्रेन में, लेकिन अगर पुलिस उसी टाइम पे केस फाइल करती तो इंक्वायरी के लिए साउथ अफ्रीका टीम को अरेस्ट करना पड़ता और ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हो जाता, जिससे 2 देशों की रेपुटेशन आमने सामने आ जाती। इसलिए पुलिस ने डिसाइड किया कि वो सीरीज खत्म होने का वेट करेंगे और इसके बाद सारे प्रूफ सामने रखेंगे। लेकिन इसके चक्कर में एक नुकसान हो जाता है पुलिस को। पुलिस के हाथों से संजीव चावला निकल जाता है। जो फाइनल ओडीआई की डेट थी उसके 4 दिन पहले संजीव चावला लंदन वापस चला जाता है। हालांकि आगे चल के 2020 में उसको तिहाड़ जेल में डाला जाता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे वो बच के निकल गया था। तो इधर पुलिस सीरीज खत्म होने का वेट कर रही थी और साथ साथ में फोन भी सुन रही थी और इसी टाइम पे उनको संजीव और हेनरी क्रॉस का एक डिस्कशन सुनाई आता है, जिसमें हेनरी क्रॉस ने कहा कि डोंट वरी, निकी, हर्षल, गेव और पीटर जो है वो 20 रन से ज्यादा रन नहीं बनाएंगे। दूसरी तरफ से संजीव चावला कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की तो उस केस में क्या होगा। इधर से हेनरी क्रॉस जी कहते हैं कि आप टेंशन ना लो, उस केस में भी इंडिया 250 रन से ज्यादा रन नहीं बनाएगी। और अगले दिन मैच होता है तो इंडिया पहले बैटिंग करती है और 248 रन नहीं बना पाती है। इसके बाद साउथ अफ्रीका टीम खेलने आती है। हर्षल गिफ्ट एग्जैक्ट 19 रन में आउट हो जाते हैं, निकी 14 रन बना के आउट हो जाते हैं और पीटर जो थे वो 1 रन बनाते हैं। लेकिन उसके बाद में साउथ अफ्रीका टीम मैच जीत जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ रिएक्ट नहीं करती है, वो सीरीज खत्म होने का वेट करती है। मैच के एंड में पुलिस केस फाइल कर देती है और मीडिया के सामने सारे सबूत रख देती है और इधर इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों देशों में हंगामा शुरू हो जाता है। इसके बाद 8 अप्रैल 2000 को यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका UCBSA की ऑफिशियल स्टेटमेंट में हेनरी क्रॉस कहते हैं कि ये जितनी भी चीजें बोली जा रही है ये सारी की सारी झूठ है। लेकिन इन सारे स्टेटमेंट से काम नहीं चलता है। साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है वो एक इंक्वायरी स्टार्ट कर देती है और हेनरी क्रॉस के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर डाला जाता है। सारे सबूत इनके खिलाफ चले जाते हैं। तब जाके हेनरी क्रॉस मानते हैं कि उन्होंने फिक्सिंग की थी और उन्होंने बोला कि आई फेल्ड माय मोरल एंड प्रोफेशनल ड्यूटी, आई वाज नॉट ऑनेस्ट एंड आई अपोलोजाइज। I failed in my moral and professional duties. I was not honest and I apologize unreservedly. इसके बाद डेट आती है 15 जून 2000। इस दिन सबसे बड़ा बम फूटता है इंडिया के अंदर। हेनरी क्रॉस कहते हैं कि हाँ मैंने पैसे लिए और पहली बार मुझे एमके गुप्ता यानी मुकेश गुप्ता से मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मिलवाया था। उस टाइम पे एमके गुप्ता ने मुझे $30,000 दिए थे मैच हार जाने के लिए और टीम की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जैसे कि टॉस कौन जीतेगा, पहला ओवर कौन फेंकेगा, ये सब शेयर करने के लिए एमके गुप्ता ने $50,000 दिए थे। इसके बाद पूरे इंडिया के अंदर फैंस का जो गुस्सा था वो तेजी से फैला और ये जो पूरा केस था ये सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। तो पहले तो एमके गुप्ता अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको पकड़ लिया जाता है। अब इंक्वायरी की शुरुआत में एमके गुप्ता कहते हैं कि मैंने कुछ भी बताया तो मुझे जान से मार दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रेशर बनाने के बाद वो सारी कहानी डिटेल में बता देता है।